मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में हमने PL/SQL में कर्सर पढ़ रहे थे, जिसमें से प्रीवियस वीडियो में हमने इम्प्लिसिट कर्सर को यूज किया था। तो आगे आज हम यूज करते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं ओरेकल को। यहाँ लॉगिन हो गए। ये हमारा ओरेकल ओपन हो गया। ये देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ रहे थे इम्प्लिसिट कर्सर प्रीवियस वीडियो में। मैं इम्प्लिसिट कर्सर का एक एग्जांपल और आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको एक बना के दिखा देता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक एग्जांपल इम्प्लिसिट कर्सर का बनाया हुआ था। जिसमें अपडेट किया हुआ था। इसमें हम ब्रांच को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। जब आपके पास टेबल बनी होगी तभी आप इस कर्सर का यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। मैं टेबल इसको नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ये आप चला लीजिएगा जो बताया था। आगे मैं टेबल बनाऊँगा जब एक्सप्लिसिट कर्सर के लिए, उसी समय मैं एक एग्जांपल और आपको बता दूंगा। हमने ये पढ़ा हुआ था, एक टेबल हमने ये क्रिएट किया था कस्टमर, उसके माध्यम से हमने ये एग्जांपल देखा हुआ था। टोटल अपडेट सैलरी को हमने अपडेट किया हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर की ओर। हमने इम्प्लिसिट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था, आज हम सीखेंगे एक्सप्लिसिट कर्सर। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। देखिए, एक्सप्लिसिट कर्सर और प्रोग्रामर डिफाइंड कर्सर, यानी कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमने बताया था। इम्प्लिसिट कर्सर जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता था कि ओरेकल इंजन ऑटोमेटिक इसको डिफाइन करता है। एक एरिया होता है जहाँ पर रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट किया जाता है। एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होता है,
आर प्रोग्रामर डिफाइंड, यानी कि प्रोग्रामर उसको डिफाइन करता है। कर्सर फॉर गेइंग मोर कंट्रोल ओवर द कॉन्टेक्स्ट एरिया, एन एक्सप्लिसिट कर्सर शुड बी डिफाइंड इन द डिक्लेरेशन सेक्शन। और इसको हम कहाँ डिफाइन करते हैं? डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ PLSQL ब्लॉक के डिक्लेरेशन सेक्शन में। इट इज क्रिएटेड ऑन सेलेक्ट स्टेटमेंट विच रिटर्न मोर देन वन रोज। एक्सप्लिसिट कर्सर का जो यूज है मेन, एक से अधिक रो को सेलेक्ट करने के लिए। हमने देखा था इसके और प्रीवियस वीडियो में कि हमने रिकॉर्ड तो सेलेक्ट कर लिया था डेटाबेस में, लेकिन यदि एक ही रिकॉर्ड होता है तो वो डिस्प्ले कर देता है, लेकिन यदि एक से अधिक रिकॉर्ड डुप्लीकेसी होती है तो डिस्प्ले नहीं हो पाता है। इसलिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? एक्सप्लिसिट कर्सर, यानी कि एक टेम्परेरी एरिया हमको क्रिएट करना पड़ेगा। वो SQL स्टेट से जो भी रिकॉर्ड होंगे उस टेम्परेरी एरिया यानी कि कर्सर पे आएंगे, फिर कर्सर के माध्यम से PLSQL वेरिएबल पे वो डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स इसका, कर्सर, कर्सर का नेम इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देंगे मोर देन, एक से अधिक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए हम मोस्टली इसको यूज करते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कर्सर हम लिखेंगे कर्सर, कर्सर का नेम ये डिफाइन होगा, जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं। इज सेलेक्ट स्टेटमेंट, और जिसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, इसके बाद हम फॉलोइंग स्टेप इसमें फॉलो करेंगे। ये स्टेप हमको यूज करना है कर्सर में। कौन कौन से स्टेप हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। डिक्लेयरिंग द कर्सर फॉर इनिशियलाइजिंग द मेमोरी, कर्सर को डिक्लेयर करना, ये जैसे हमने बताया, और उसकी मेमोरी को क्या करना? इनिशियलाइज करना, पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा ओपनिंग द कर्सर फॉर एलोकेटिंग द मेमोरी। फिर दूसरा स्टेप हमारा होगा कर्सर को ओपन करना और मेमोरी को क्या करना? एलोकेट करना। तीसरा स्टेप हमारा होगा फेचिंग द कर्सर फॉर रिट्रीविंग द डेटा, यानी कि SQL स्टेटमेंट के माध्यम से डेटा को रिट्रीव करना और फेचिंग करना, यानी कि PLSQL वेरिएबल में स्टोर करना। और लास्ट पॉइंट हमारा होगा क्लोजिंग द कर्सर टू रिलीज द एलोकेट मेमोरी। जो कर्सर मेमोरी लिया उस मेमोरी को क्या कर देना? रिलीज कर देना, यानी कि फ्री कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। फर्स्ट स्टेप डिक्लेयरिंग द कर्सर, कर्सर को डिक्लेयर करना। जैसा कि ऊपर हमने सिंटैक्स बताया उसी प्रकार से हम कर्सर को डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको एक एक स्टेटमेंट समझते चलना है, फिर मैं एक एग्जांपल के माध्यम से कर्सर को यूज करूंगा। यहाँ पे लिखा हमने कर्सर, कर्सर का नेम है सी कस्टमर्स, इज सेलेक्ट ID नेम एड्रेस फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर नाम की टेबल है, वहाँ से हमने सेलेक्ट किया है ID नेम एड्रेस, और किस में स्टोर करा लिया? अपने कर्सर में सी कस्टमर्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप है ओपन द कर्सर। फिर कर्सर को हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे। ओपन करने का क्या मतलब है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ देखिए, डिक्लेयरिंग द कर्सर, डिफाइन द कर्सर विद ए नेम, हमने नेम से कर्सर को डिफाइन किया। एंड एसोसिएटेड सेलेक्ट स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड सेलेक्ट स्टेटमेंट, ये हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट आपको मालूम ही है, कंडीशन दे करके रिलेशनल, कंडीशनल या लॉजिकल कंडीशन का यूज करके भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। ओपनिंग कर्सर में, ओपनिंग द कर्सर एलोकेट द मेमोरी फॉर द कर्सर एंड मेक्स इज रेडी फॉर फेचिंग, यानी कि उसको मेमोरी को क्या करना? एलोकेट करना। कर्सर को ओपन करने का मतलब मेमोरी को एलोकेट करना, और फेचिंग करने के लिए यानी कि रिकॉर्ड को लाने के लिए क्या करना? रेडी करना। द रो रिटर्न बाई द SQL के बाद रो क्या होंगे? रिटर्न होंगे, और इनटू स्टेटमेंट के माध्यम से स्टोर होते जाएंगे। कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए। ओपन और कर्सर का नाम, कर्सर का नाम हमारा क्या था? कर्सर नेम हमारा क्या था? देखिए सी कस्टमर्स, तो यहाँ हमने लिखा ओपन सी कस्टमर्स। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्रेचिंग करना। ये आप विशेष रूप से समझिए, फ्रेचिंग करना SQL स्टेटमेंट को, यानी कि किस में स्टोर करना? आपका PLSQL में। फ्रेच हम लिखेंगे, कर्सर से जो रिकॉर्ड आए वो इनटू एक एक करके किस में स्टोर होते जाएंगे? CID, सी नेम और सी एड्रेस में। ओके,
और लास्ट में है क्लोजिंग द कर्सर्स, यानी कि कर्सर को क्लोज करना, मेमोरी को रिलीज करना। क्लोज कर्सर नेम हमारा C_कस्टमर्स। मेरे समझ में आपको पूरे स्टेप समझ में आ गए होंगे। जब आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे तभी ये कर्सर का प्रोग्राम समझ में आएगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इसको एग्ज़ाम में आना ही आना है, एग्ज़ाम में आता ही आता है कर्सर। और एक इम्प्लीसिट जो ओरिकल अपने आप यूज करता है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लिसिट कर्सर जो यूजर डिफाइन है। एक बार मैं फिर से स्टेप आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए एक्सप्लिसिट कर्सर, ये आपको 4 स्टेप यूज करना है। डिक्लेयरिंग द कर्सर, ओपनिंग द कर्सर, फेचिंग द कर्सर और क्लोजिंग द कर्सर। कर्सर को डिक्लेयर करना, फिर कर्सर को मेमोरी एलोकेट करना यानी कि ओपन करना, फिर फेचिंग करना, एक एक रो SQL से रिटर्न कराना और फिर मेमोरी को क्लोज करना। ये हमने एक एक स्टेप देखे। ये डिक्लेयरिंग के लिए, ये ओपनिंग के लिए और एक फेचिंग स्टेटमेंट के लिए और ये लास्ट में क्लोज स्टेटमेंट। और अब हम यूज करते हैं इसका एग्जाम्पल। ये देखिए हमने 2 टेबल्स बनाई हैं। एक हमारे पास कस्टमर है, आपको मालूम है, एक कस्टमर 1 है। एक में डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर है, एक में डुप्लीकेट हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। देखिए पहले इस रिकॉर्ड को एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, फिर आगे मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। डिक्लेयर किया कस्टमर, ये टेबल का नाम हुआ। आईडी, हम ये डेटा टाइप आपको कई बार समझा चुके हैं। परसेंटेज टाइप का मतलब होता है जिस टाइप से हमने टेबल में उसके डेटा टाइप और साइज को निर्धारित किया होगा, उसी प्रकार से यहाँ पे CID वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। यदि आईडी वहाँ इंटीजर बनाई गई है तो यहाँ इंटीजर होगा, यहाँ नंबर बनाई गई है तो नंबर होगा, वायर कैर बनाई गई है तो वायर कैर होगा, करेक्टर बनाई गई है तो करेक्टर होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं ये वेरिएबल नेम हुआ CID की, ये कस्टमर टेबल का नाम हुआ, डाटा ID, परसेंटेज टाइप। इस प्रकार से हमने ये तीनों वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। मेरे समझ में आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। ID, नेम, एड्रेस। इसके बाद ये हमने कर्सर यूज किया, जैसा कि हमने पढ़ा था। पहला स्टेप कर्सर को क्या करना, डिक्लेयर करना। यहाँ पे हमने कर्सर को डिक्लेयर किया। कर्सर नेम हुआ C_कस्टमर, इज सेलेक्ट ID, नेम, एड्रेस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से हमने इसको सेलेक्ट किया। ओके, फिर हमने बिगिन में गए, ये पूरा डिक्लेरेशन पार्ट हुआ। कर्सर को डिक्लेयर करना, ये डिक्लेरेशन कहलाएगा। मैं यहाँ पे भी आपको एक बार क्लियर कर दूं। यहाँ देखिए लिखा है डिक्लेयरिंग द कर्सर, कर्सर को डिक्लेयर करना यानी कि डिक्लेरेशन पार्ट को यूज करना। यहाँ बताए बेटा, डिक्लेयरिंग द कर्सर, डिफाइन द कर्सर विद द नेम एंड एसोसिएटेड सेलेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट बिगिन के अंदर गए, कर्सर को ओपन किया। ओके, अब देखिए हमने बेसिक लूप पढ़ रखा है, यहाँ काम आने वाला है वो बेसिक लूप। अब जब कर्सर ओपन हुआ, अब मान के चले जो रिकॉर्ड ये जो सेलेक्ट हुए, एक से अधिक रिकॉर्ड होंगे, एक रिकॉर्ड तो होगा नहीं। हमने यहाँ चूंकि कोई कंडीशन नहीं दिया है कि ID 1, 2, 3 किसको सेलेक्ट करें। यदि हमारी टेबल में 10 रिकॉर्ड अवेलेबल हैं तो 10 रिकॉर्ड पूरे सेलेक्ट होके आएंगे C_कस्टमर में। इसलिए एक एक रिकॉर्ड को उसको प्रिंट करना पड़ेगा। इसलिए क्या यूज किया गया, लूप। हमने पढ़ा है कि लूप एक एक करके एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन हम उसमें स्पेसिफाई नहीं करते। व्हाइल एग्जिट का यूज करके जब कंडीशन दे देते हैं तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होने पे लूप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आप समझते हैं। कर्सर को ओपन किया हमने, देखिए ओपन कर्सर नेम लूप फ्रेच, ये स्टेटमेंट हमारा आ गया। ये ओपनिंग डिक्लेयरिंग हो चुका, कर्सर को ओपन कर लिया। अब फ्रेचिंग में हम पहुंच गए, फ्रेच ये स्टेटमेंट। फ्रेच में समझिए, फ्रेच में हमने कस्टमर्स से लिया इनटू CID, C नेम, C एड्रेस और एग्जिट व्हेन, कब एग्जिट किया, कस्टमर्स
ये हमारा एट्रीब्यूट्स था परसेंटेज साइन नॉट फाउंड, यानी कि जब रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो, नॉट फाउंड जब हमको रिकॉर्ड ना मिले तब क्या कर देना है, हमारा एग्जिट हो जाए। जब तक रिकॉर्ड मिले तो लूप क्या करना है, डीबीएमएस आउटपुट लाइन में CID स्पेस, स्पेस के लिए हमने ये दिया CNAME स्पेस और एड्रेस प्रिंट हो जाए। यदि आप यहाँ कोई साइन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, स्पेस प्रिंट कराना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और लास्ट में एंड लूप और लास्ट में क्लोज कर्सर, कर्सर क्लोज हो गया और इसको हमने लूप को क्लोज किया। मैं इसको रन करता हूँ। कस्टमर्स टेबल एक बार चेक कर लेते हैं, हमारी टेबल बनी हुई है कि नहीं बनी है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। और इसमें एंड लिखा हुआ है कि नहीं, एंडिंग है, फॉर्मेटिंग की कुछ प्रॉब्लम है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसको एक बार सही कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए यहाँ पे हमने जो वहाँ पे नेम लिया हुआ है, यहाँ नंबर हो गया है, इसको आपको नेम करना है, जबकि उसमें हमारा क्या है, नेम है, फील्ड, फील्ड की प्रॉब्लम है। इसको मैंने रन किया, ये देखिए आपका डेटा रिकॉर्ड आ गया, रमेश अहमदाबाद, है ना, कालियन वो दिल्ली, कोटा, कौशिक, कोटा, ये 3 रिकॉर्ड थे। अब मल्टीपल रिकॉर्ड हमारे डिस्प्ले होने लगे, ये हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आईडी डिस्प्ले हो रही है, इसके बाद नेम आ रहा, और इसके बाद उसका क्या डिस्प्ले हो रहा है, एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है। यदि मैं यहाँ चाहता तो डैश भी प्रिंट करा सकता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने फिर से रन किया, ये देखिए डैश करके प्रिंट हो गया। अब मल्टीपल रिकॉर्ड, एक्सप्लिसिट कर्सर को यूज करने से मल्टीपल रिकॉर्ड मिल रहा है आपको। ये प्रोग्राम भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ऐसा नहीं है, इसको मैं सेव कर लूँगा और सही करके आपको, जो आपको, जिससे आपको टाइप ना करना पड़े, ये जो प्रॉब्लम्स थी उसको भी सॉल्व कर दिया मैंने। और सॉल्व करने के बाद देखिए इसको मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये देखिए एक्सप्लिसिट कर्सर का ये प्रोग्राम है। ये एक्सप्लिसिट कर्सर हुआ,
इम्प्लीसिट मैंने आपको समझाया भी था, फिर भेज दूंगा। सिर्फ आपको इसमें चेंजेस क्या करना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं क्या यूज करना पड़ेगा, टेबल बनानी होगी और टेबल को यूज करके आपको उसको बनाना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम एक्सप्लिसिट कर्सर नहीं यूज करते थे तो ये ओनली 1 रिकॉर्ड डिस्प्ले करता था। आज हमने 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले किए। अब जितने भी रिकॉर्ड होंगे सारे रिकॉर्ड हमको मिलेंगे, क्योंकि हम इसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ये हमारी टेबल बनी हुई है कस्टमर नाम की। ये देखिए 3 रिकॉर्ड हैं, तीनों रिकॉर्ड हमको मिलने लगे। सैलरी हमने प्रिंट नहीं किया, आप चाहते तो यहाँ सैलरी जोड़ दीजिएगा और यहाँ प्रिंट करने में सैलरी जोड़ लीजिएगा और यहाँ ऐड कर लीजिएगा, एक वेरिएबल सैलरी का बना लीजिएगा। आप सैलरी भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने रिकॉर्ड आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो ये एक्सप्लिसिट कर्सर का एग्जाम्पल हुआ। तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो इसके आगे मैं बनाऊँगा। आप ध्यान रखिएगा कि आपके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कर्सर हो गए। आज की वीडियो में हमने एक्सप्लिसिट कर्सर समझाया। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको क्रिएट करके देंगे। ओके।